फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुआ? क्या कारण थे जिससे कि लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ा? रेवोल्यूशन कोई एक दिन में नहीं होता, इसके लिए कई कारण इकट्ठे जिम्मेवार आते हैं। इसी तरह आज हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसे हुआ और क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से यह सब हुआ। कोई भी रेवोल्यूशन एक दिन से नहीं शुरू होता। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी तरह की एक घटना है जिसे इतिहास में बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। फ्रांस में लुईस 14वां उस समय राज किया करते थे। लुईस 14वां एक बहुत ही निरंकुश और मनमर्जी करने वाला शासक था। जो लुईस 14वां था उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी। वो एक साम्राज्यवादी सोच के हिसाब से चलता था। उसे लगता था कि मैं अपने राज्य को और विस्तार करूं, जिसकी वजह से उसने फ्रांस को बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डुबा दिया। इससे क्या हुआ, इसने अपने राजाओं की जो शक्ति थी उसको भी बहुत ज़्यादा घटा दिया। उसके बाद इनके ग्रैंडसन आते हैं लुईस 15वें। लुईस 15वें ने भी वही काम किया जो उनके दादा किया करते थे। उन्होंने भी अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उन्होंने ब्रिटेन के साथ 7 साल तक युद्ध किया। इस 7 साल के युद्ध में फ्रांस को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। इस युद्ध में फ्रांस की हार हुई। फ्रांस की हार के साथ ही उसके ऊपर इंटरनेशनल कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जब कर्जा बढ़ जाता है तो बाकी कंट्रीज़ भी उसका साथ नहीं देती, क्योंकि उसको कर्जा चुकाने के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा कंट्री में से ही आएगा। अब हम देखते हैं तो उस समय क्या हुआ कि वहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग रहा करते थे। एक थे जो राजा थे और उनके रिश्तेदार थे, जिन्हें हम नोबल कह देते हैं। दूसरी कैटेगरी थे, उसमें चर्च, पादरी और हायर अथॉरिटी के लोग आ जाते थे। और तीसरी तरह के जो बंदे थे, जो कि उस समय फ्रांस में लगभग 98% के करीब थे, इन्हें थर्ड एस्टेट पीपल बोला जाता था। यही वो थर्ड एस्टेट पीपल था जो सारा टैक्स देता था, जिनकी वजह से ही फ्रांस चल रहा था, क्योंकि सारा टैक्स इनके द्वारा ही दिया जाता था। फ्रांस की असेंबली को इन तीनों को मिला के एस्टेट जनरल कहा जाता था। इसमें से फर्स्ट एस्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, सेकंड एस्टेट के भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और थर्ड एस्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। जो थर्ड एस्टेट था, जैसे कि हमने पहले ही बात की, वह बहुत ही गरीब, इसमें सभी तरह के लोग थे, बिजनेसमैन, वकील, डॉक्टर, मजदूर, खेती करने वाले किसान इत्यादि। अब हम देखते हैं कि क्योंकि सारा भार जो था वो इस थर्ड एस्टेट के ऊपर ही था, क्योंकि टैक्स किसने देना था? ना नोबल लोग दे रहे थे और ना ही चर्च वाले लोग दे रहे थे। इसलिए जो फ्रांस का जो पैसा आ रहा था टैक्स के थ्रू, वो थर्ड एस्टेट ही दे रहा था। अब क्या होता था, कई बारी कुदरती आपदाओं के कारण फसल अच्छी ना होने के बावजूद टैक्स चुकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। चौथा कारण अगर हम देखें तो उस समय वहाँ की जो जनता थे, उसमें जो राइटर्स, विचारक आए,
जैसे कि जॉन लॉक को देखिए, ये यूके से आए थे। इन्होंने भी सिद्धांत दिया लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी का। मतलब सभी लोगों को जीने का अधिकार है, सभी लोगों के पास प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है और सभी लोगों को कोई भी काम धंधा करने का अधिकार है। ये जो अधिकार हम आज के ज़माने में देखें वो हमें मिले हुए हैं। ये उस समय की सोच थी और उस समय लोगों ने इनकी सोच को, इनके आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। दूसरे जो हमारे फेमस सुधारक हैं उनका नाम है जीन जैक रूसो। ये आए थे स्विट्ज़रलैंड से। ये भी बहुत अच्छे सुधारक थे, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड एक बहुत छोटा देश है जहाँ पर कोई भी जो निर्णय लेना होता है वो सामूहिक लोगों को विश्वास में लेकर लिया जाता था। क्योंकि जब वो फ्रांस में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा अंधेरगर्दी मची हुई है, जो राजा है वही सब कुछ कर रहा है और लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इन्होंने राजा के खिलाफ बहुत ज़्यादा सटायर किए। इसमें कहा गया कि जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर होने चाहिए, जो वहाँ का जो कानून है वो लोगों द्वारा बनाना चाहिए और लोगों के लिए ही बनाना चाहिए। एक और कारण हम देखते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन में हमने जैसे पिछली स्लाइड्स में देखा है कि वहाँ के लोग जो थे इनइक्वालिटी के, टैक्सेशन से बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब जब सरकार के खिलाफ विद्रोह हो चुका था तब उन्होंने इस वहाँ की जो ब्रिटेन की जो सत्ता थी उसे वहाँ से उखाड़ फेंका। इसी को विश्वास में लेकर फ्रांस की जनता ने अमेरिकन रेवोल्यूशन को देखा कि वहाँ के लोग अगर जब रेवोल्यूशन कर सकते हैं और वही सरकार ब्रिटेन जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे, इन्होंने कहा अगर वो लोग जीत सकते हैं, रेवोल्यूशन कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह अमेरिकन रेवोल्यूशन का इफ़ेक्ट भी हम अपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देख सकते हैं। यहाँ के एक जनरल थे मार्क दी लफायते। ये फ्रांसीसी थे, परंतु इन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन में अमेरिका की तरफ से भाग लिया था और वहाँ पर अमेरिका को आज़ाद करवाया था। और जब ये महाशय फ्रांस आते हैं तब ये फ्रांस की जनता को बताते हैं कि अमेरिका में जो हुआ वो हम फ्रांस में भी कर सकते हैं। हम यहाँ की शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंक सकते हैं और अपनी डेमोक्रेसी को रूल कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि इतनी लड़ाइयाँ लड़ने के बाद जो फ्रांस का कर्जा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब उसे रेवेन्यू इकट्ठा करना और अपने फ्रांस को चलाने के लिए राजा को पैसे की ज़रूरत होने लगी। उन्होंने जैक नेकर नाम के एक व्यक्ति को अपना वित्त मंत्री घोषित किया। अब जो ये जैक नेकर थे, इन्होंने सुझाव दिया कि जो टैक्स है वो सिर्फ थर्ड एस्टेट के पीपल ना दें, बल्कि सभी एस्टेट के, जिसमें कि नोबल और क्लर्जी यानी कि राजा और उनके रिश्तेदार और पादरी, प्रीस्ट और जो उनके हायर अथॉरिटी के पीपल थे, उन सबको टैक्स देना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ की फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको दूर किया जा सके। राजा जब भी इसकी यह सलूशन देखता है तो वह एस्टेट जनरल को बुलाने का फैसला लेता है। एस्टेट जनरल फ्रांस की पार्लियामेंट को कहा जाता है। 200 साल के बाद इस एस्टेट जनरल को बुलाया जाता है। इससे पहले के जो राजा महाराजा थे वह एस्टेट जनरल को कुछ नहीं समझते थे और सभी पावर्स उनके पास थी और वो कोई भी डिसीजन था वो खुद लेते थे, ना कि एस्टेट जनरल की राय ली जाती थी। अब एस्टेट जनरल की मीटिंग होती है। स्टेट जनरल में 3 तरह के ग्रुप बने हुए थे, जिसमें पहला था क्लर्जी जिसमें कि 300 रिप्रेजेंटेटिव थे। दूसरा ग्रुप था नोबल्स का जिसमें भी 300 रिप्रेजेंटेटिव थे और तीसरा जो ग्रुप था वो था थर्ड एस्टेट का, इसमें 600 रिप्रेजेंटेटिव थे। अब
ये जो स्टेट जनरल थी, ये मई 1779 ईस्वी को ये स्टेट जनरल की मीटिंग हुई। अब इस स्टेट मीटिंग में एक समस्या आ जाती है। जो नए टैक्स वगैरह लगाने थे, उसके संबंध में वोटिंग की जाती है, क्योंकि सभी के ऊपर टैक्स लगाना था। क्योंकि क्लर्जी और नोबल्स के ऊपर अब टैक्स लगने वाला था, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सके। तो वहाँ को जो पहले प्रथा चली आ रही थी कि 1 वोट पर एस्टेट, मतलब कि जो 3 ग्रुप थे, 3 वोट होंगे सिर्फ। उनमें से 2 वोट थे वो क्लर्जी और नोबल के थे, क्योंकि वो दोनों तो अपने हक में ही वोट देंगे, और जो तीसरा वोट था वो उनके खिलाफ होगा। इस तरह से 2:1 के से जो जो ये टैक्सेशन का जो पॉलिसी थी, वो नीचे गिर जाएगी और उनके ऊपर टैक्स नहीं लग पाएगा। तो थर्ड स्टेट के पीपल ने वहाँ पर इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, तो आपको हमारी बात माननी चाहिए और पर इंडिविजुअल वोट लेने चाहिए, ना कि 1 वोट पर एस्टेट के हिसाब से। इससे जो जिसका मन करेगा वो उस टैक्सेशन के खिलाफ वोट कर सकेगा और उसके पक्ष में वोट दे सकेगा। परंतु राजा को यह बात नागवार गुजरी और उसने इस पॉलिसी को रूल आउट कर दिया। इससे क्या हुआ, जो थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपकी ये थर्ड स्टेट जनरल को नहीं मानेंगे। उन्होंने वो उठकर बाहर चले गए और उन्होंने अपने आप को खुद को एक नेशनल असेंबली घोषित किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और हम ही अपने लॉज खुद बनाएंगे। इसलिए उन्होंने 17 जून 1779 को नेशनल असेंबली की घोषणा की। यह नेशनल असेंबली स्टेट जनरल के बाहर एक टेनिस कोर्ट की जगह थी। वहाँ पर ये सभी 600 रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे हुए। इन्होंने घोषणा की कि आज से हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, क्योंकि हम ही हमारे टैक्स की वजह से फ्रांस चल रहा है। अगर हम टैक्स ना दें तो फ्रांस कुछ भी नहीं है। इस तरह उन्होंने टेनिस कोर्ट में ही शपथ ली, जिसे कि टेनिस ओथ कोर्ट ओथ कहा जाता है। अब राजा को क्या हुआ, इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपना संविधान खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसने क्या किया, नेशनल असेंबली को कहा कि बंद कर दिया कि ये जो नेशनल असेंबली है ये सही नहीं है। परंतु इतना विरोध होने के बावजूद राजा को अपना डिसीजन वो वापस लेना पड़ा। और यहीं से अब शुरू होता है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब क्या होता है, जो जैक नेकर था, जो राजा ने जिसे अपना वित्त मंत्री घोषित किया था, अब उसको क्या किया, राजा ने निकाल दिया, क्योंकि वो जो था वो थर्ड एस्टेट के भले की बात कर रहा था और नोबल और क्लर्जी के खिलाफ बोल रहा था। अब जैसे ही लोगों को पता चला कि भाई जैक नेकर है, उसको हटा दिया गया है, और इससे जनता वहाँ की बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई। अब क्या हुआ, उन्होंने लोगों को लगा कि राजा अब हम पर सख्ती करेगा और जो थर्ड स्टेट के पीपल है उनके ऊपर जुल्म किए जाएंगे, और दोबारा से ही जो रूढ़िवादी और सामंतवादी सोच थी वो उनके ऊपर थोपी जाएगी। अब जनता ने क्या किया कि दंगे कर दिए। एक बेस्टाइल नाम का किला था जहाँ पर कि कैदियों को रखा जाता था। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जाकर हमला कर दिया और उस किले को तोड़ दिया, और वहाँ पर जो कैदी थे उनको आज़ाद कर दिया। और उन्होंने अपने आप को घोषित किया कि आज से हम आज़ाद हैं, हमने राजा की नहीं सुननी, और जो हमारा डिसीजन है वो हम ही लेंगे, क्योंकि हम अब राजा के अधीन नहीं है। जैसे ही ये बस्ताइल के किले की बात पूरे फ्रांस में फैली, तो इससे एक डर का माहौल शुरू हो गया।
सभी जगह वहाँ पर लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। जो गाँव में जो सामंत थे, वहाँ की जनता ने उनका विरोध किया। उनको कोई टैक्स ना देकर, बल्कि उनके घरों को आग लगा दी गई, जो सामंत थे। तो सभी जगह दंगे भड़क उठे। उन्होंने सभी चीज़ों को आग लगा दी गई, और अंत में जो राजा था, उसे ये सामंतवादी जो प्रथा थी उसको बंद करना पड़ा। अब जो टेनिस कोर्ट में जो नेशनल असेंबली बैठी थी, उन्होंने अपना डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिया, जिसे हम कहा जा सकते हैं आज का, जिसे हम अपने संविधान में भी जिसने हमने लिया, एक्सेप्ट किया हुआ है। और जो ये डेक्लेरेशन थी, इसके जो आइडियाज़ थे, जो हमारे फिलोसोफर थे, जैसे रूसो हो गए, वॉल्टेयर हो गए और जॉन लॉक हो गए, जिसमें कि लोगों को बराबरी, संपत्ति का अधिकार, भाईचारे का अधिकार और सोवरेनिटी, इस तरह के जो फ्रीडम के जो रूल्स थे, वो इसमें शो किए गए और इसमें डेक्लेरेशन में लेकर आया गया। अब क्या हुआ, जब ये एक तरह से एक संविधान ही बनाया गया था, और ये जब रेवोल्यूशन शुरू हुआ, पर जो वहाँ की गरीब जनता थी, उनको लगा कि इसमें हमारे लिए अभी भी कुछ नहीं हुआ है, ये रेवोल्यूशन और शुरू करना चाहिए। तो वहाँ की जो लेडीज़ थी, जो गांव की लेडीज़ थी, उन्होंने क्या किया, एक मार्च शुरू किया अपना, जो राजा के महल के सामने खड़े हो गए लाखों, हजारों लड़कियां और औरतें, और उन्होंने जो राजा का विरोध शुरू कर दिया। इससे डर कर क्या हुआ, जो लुईस 16वां जो वहाँ का राजा था फ्रांस का, वो वहाँ से भाग गया और वर्साइल की ओर चला गया। अब वहाँ की जो औरतें थीं, उन्होंने क्या किया, वर्साई पहुंचकर उसको मजबूर किया कि वो वापस किले में आए, और मजबूरन जो राजा था उसको वापस पेरिस आना पड़ा, और पेरिस पहुंचते ही राजा को बंदी बना लिया गया। अब जो नेशनल असेंबली बनी थी, उसने क्या किया, इन सभी जो नोबल्स थे और ये चर्च के बंदे थे, इस फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करने के लिए उन सभी की जो ज़मीनें थी, जायदाद थी, उन सभी को उन्होंने बेच दिया, आम लोगों को दे दिया गया, और चर्च को भी उन्होंने सेकुलराइजेशन कर दिया, उसकी दोबारा से रचना की गई। अब क्या होता है, जब ये राजा को लगता है कि अब मैं यहाँ पर सेफ नहीं हूँ, तो वो और अपना उसका परिवार यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं फ्रांस से। पर वेरेंस नाम की जगह में उनको पकड़ लिया जाता है और उनको कैद कर लिया जाता है। अब क्या देखते हैं कि फ्रांस के राजा को तो कैद कर लिया गया है। अब जो यूरोप के और कंट्रीज है, जहाँ पर तानाशाही है और जहाँ पर राजा का शासन है, वो सोचते हैं कि कहीं ये आग जो फ्रांस में फैली हुई है, कहीं उनके राज्यों में ना फैल जाए। तो वह इकट्ठे होके एक अपनी टीम बनाते हैं, जिसमें कि वो घोषणा करते हैं कि हम फ्रांस के ऊपर अटैक करेंगे और वहाँ पर जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसे दबा दिया जाएगा। इस तरह इसमें प्रशिया का राजा, ऑस्ट्रिया का राजा और लुईस 16वें का जो भाई था, जो ऑस्ट्रिया में ही रह रहा था, इन तीनों ने मिलके एक पिलनिस नाम की जगह के ऊपर, डेक्लेरेशन ऑफ पिलनिस बोला जाता है, वहाँ पर एक डेक्लेरेशन साइन किया, जिसने कहा गया कि हम फ्रांस के राजा की मदद करेंगे और उसे वहाँ से छुड़ाएंगे, और वहाँ जो रेवोल्यूशन हो रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा और उसे दबा दिया जाएगा। अब क्या होता है, 1791 ईस्वी में जो नेशनल असेंबली वहाँ पर टेनिस कोर्ट में बैठी थी, उन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन कर दिया। ये उस कॉन्स्टिट्यूशन की तस्वीरें हैं, जिसमें कि जो ये लेडीज़ है बैठी, ये शो कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो गार्ड और जो नीचे लोग बैठे हुए हैं वो उसकी शपथ ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का गठन हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया और राजा भी है। अभी तक राजा को हटाया नहीं गया है। अब क्या होता है, एक न्यू लेजिस्लेटिव असेंबली की घोषणा होती है। इस बीच जो फ्रांस की जनता थी, ऑस्ट्रिया था, वह बहुत ज़्यादा गड़बड़ी करने लग गया फ्रांस में। अब फ्रांस की जनता ने क्या किया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध में क्या हुआ कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उन्होंने ये रूल बना दिया कि 18 से लेकर 25 साल के जो भी लोग हैं, जो फिट हैं, वो आर्मी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध चल रहा था और उनको लोगों की ज़रूरत थी। इसे वार ऑफ द फर्स्ट कोलिजन भी कहा जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, पेरिस में राजा के महल में दंगे शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर क्या किया जाता है, जिसमें राधा को कैदी बनाया गया था। अब टोइट्रिस नाम की जगह में पेरिस में लोग कूद पड़ते हैं, वहाँ पर दंगे शुरू हो जाते हैं। अब जो लुइस है और उसकी फैमिली जो लेजिस्लेटिव असेंबली की हेल्प लेना चाहती थी, उन्हें मना कर दिया गया और उनको अरेस्ट कर दिया गया और राजा का जो शासन था वो ख़त्म हो गया। इस मोमेंट के बाद वहाँ पर अब राजा का शासन ख़त्म हो गया और पूरी तरह से डेमोक्रेसी हावी हो गई। अब जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उन्होंने इलेक्शंस घोषित किए थे। अब इलेक्शंस होने के बाद नए सिरे से असेंबली और पार्लियामेंट की घोषणा हुई, जिसे कि दी नेशनल कन्वेंशन कहा जाता है। इसकी पहली मीटिंग 21 सितंबर 1792 ईस्वी को हुई। इसमें डिसीजन लिए गए कि राजा की जो सत्ता थी उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इस दिन से जो फ्रांस है वो रिपब्लिक डिक्लेयर हुआ। इस नेशनल कन्वेंशन में लोग थर्ड एस्टेट के पीपल्स थे, जो गरीब थे, शॉपकीपर्स थे, बिजनेसमैन थे कुछ। अब इनमें भी दो ग्रुप बन गए, एक था जैकोबिन्स ग्रुप और दूसरा था जिरोंडिस ग्रुप। जो जैकोबिन्स ग्रुप था वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हिंसा में विश्वास करता था, और जो जिरोंडिस थे वह नरम तरीकों में विश्वास करते थे, बातचीत में विश्वास करते थे। जैकोबिन्स का मानना था कि जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं उन्हें मार दिया जाना चाहिए और सख्ती के साथ उनका दमन किया जाना चाहिए, जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध कर रहे हैं और रेवोल्यूशन का विरोध कर रहे हैं। अब इस जैकोबिन ग्रुप में जो लीडर था वो था रॉबespierre। जो ये रॉबespierre था, ये लॉयर था और ये कट्टर जैकोबिन था। मतलब कि इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल फिगर था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन में, जिसे भुलाया भूल नहीं सकते। इस बंदे का जो हम कह सकते हैं कि फिगर है, ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन था। इसको किसी भी तरीके से करप्ट नहीं किया जा सकता था। यह बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके में विश्वास करता था। ये चाहता था कि जो सभी जो सत्ता है वो डिक्टेटरशिप के हिसाब से चल रहा था। ये बंदा ये चाहता था कि मैं वहाँ पर जो मोनार्की है उसको उखाड़ फेंका गया और जो उसका विरोध कर रहे हैं जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का, उनको बहुत ही सख्ती तरीके से पेश किया जाए। इन बिटवीन क्या होता है, डॉक्टर जोसेफ गिलोटिन ने एक आविष्कार करते हैं एग्जीक्यूशंस के लिए। जो लोगों को सज़ा देनी है मौत की, उसके लिए उन्होंने गिलोटिन का यूज़ किया। जैसा कि हम देख रहे हैं इस गिलोटिन में, इस जगह के ऊपर जो कैदी होता है और जो कल्प्रेट है उसका सर रखा जाता था और ऊपर से एक एक्स की तरह से टाइप है, इसको नीचे जोर से फेंका जाता था, जिससे बंदे का सर अलग हो जाता था और सडन डेथ हो जाती थी। इसे ह्यूमन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन कहा गया, क्योंकि उस समय पहले काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा क्रूअल हुआ करते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन में गिलोटिन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया।
अब क्या होता है कि गिलोटिन जब बन गया तो इससे यूज़ किया गया किंग के ऊपर ही। अब क्या होता है कि राजा के ऊपर दोष लगा दिया जाता है कि भाई ये राजा ने देशद्रोह किया है, ये देश की के साथ इसने गद्दारी की है। और इस तरह के 17 जनवरी 1753 को 93 ईस्वी को राजा के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर उसको भी गिलोटिन कर दिया जाता था 4 दिन बाद ही। अब देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि राजा को ही एग्जीक्यूट कर दिया गया है, क्योंकि अब जनता को लग रहा है कि अगर यहाँ पर राजा ही सेफ नहीं है तो हम कैसे सेफ हो सकते हैं। तो इंटरनली वहाँ पर दंगे शुरू हो गए। उन्होंने लोगों ने इस चीज़ का विरोध शुरू कर दिया। तो रॉबर्टस्पियर था, वो अभी भी अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहता था और उसने क्या किया, इस कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी अनाउंस कर दी। इस कमेटी में क्या होता था, अगर कमेटी डिसाइड कर दे कि अगर कोई बंदा इसमें दोषी पाया जाता था तो उसको साथ के साथ गिलोटिन कर दिया जाता था। और इसमें इस कमेटी के पास बहुत ही ज़्यादा डिक्टेटर पावर आ गई थी। इस कमेटी ने लगभग एक पूरा साल रूल किया और जो ये एक साल था इसको रीन ऑफ टेरर कहा गया। इसके अंदर इतने लोगों को मारा गया कि इसकी कोई गिनती ही नहीं बताई जा सकती। इसमें राजा को, रानी को, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूशंस हुए और एंड में क्या हुआ, जो बंदा जिसने ये शुरुआत की थी उसको भी इसी रीन ऑफ टेरर के अंडर ही पकड़कर मार दिया गया। अब जब उनके राजा राजा कह सकते हैं, जो उनको लीडर कह सकते हैं, रोबस्पियर, अब उसको उठा फेंका गया, उसकी भी डेथ कर दिया, मार दिया गया उसको भी। और जो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी उसको बंद कर दिया गया और जो जैकोबिन क्लब था उसको भी बंद कर दिया गया। एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत की गई। नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया अगस्त 1795 में, क्योंकि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, जो पुराना संविधान था, वो बहुत ही ज़्यादा सख्त और उसमें सज़ाएं बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्रांच बनाई गई जिसमें 5 सदस्य होते थे, जिसको कि डायरेक्टरी घोषित किया गया। अब क्या हुआ, जब जैकोबिन्स क्लब था तब तक चलो ठीक था कि दंगे ज़रूर हो रहे थे पर शासन चल रहा था और बड़े सही तरीके से चल रहा था। अब जैसे ही डायरेक्टरी आ जाती है, ये पहले तो ये इनएक्सपीरियंस थी। इसमें क्या होता है, अपने लोगों को ही इन्होंने फ़ायदा करना शुरू कर दिया, जो डायरेक्टरी के लोग थे। और वही पुराना किस्सा दोबारा से लागू होने लग गया जैसा कि राजा के ज़माने में था। अपने लोगों को खुश रखना, अपना फ़ायदा सोचना और खुद को खाना मिले, बाकियों के बारे में कुछ ना सोचा जाना। इस कार्टून में हम जैसे देख सकते हैं कि डायरेक्टरी का बुरा हाल हो रखा है। इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा फैल गई थी, फूड की शॉर्टेज आ गई, फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, फिर से दंगे शुरू हो गए। अब क्या हुआ, इस डायरेक्टरी को ख़त्म करने के लिए नेपोलियन ने अपना शुरू किया रेवोल्यूशन अकेले। नेपोलियन जो बंदा था बड़ा ही ब्रेव और बहुत ही मार्शल बंदा था। इसने ऑस्ट्रिया में बड़ी लड़ाइयाँ जीती, जिससे ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर फ्रांस में फेमस था और बहुत ही पॉपुलर फिगर था। इसने क्या किया, एंड में इस डायरेक्टरी को ख़त्म करके और खुद राजा बन गया। अब यहाँ पर एक बात देखने लायक है, जो ये सारा रेवोल्यूशन हुआ था ये मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए हुआ था। और एंड में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन फिर बनते बनते और दोबारा से फिर नेपोलियन राजा बन जाता है और जो पूरा सर्कल फिर ख़त्म हो जाता है। अब इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला, फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या फ़ायदा था। इसमें हुआ ये कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की थी वो ख़त्म हो गई, जो राजा की शक्ति थी वो भी ख़त्म कर दी गई। इससे हुआ कि जो राजा पहले खुद डिसीज़न लेता था
अब वो डिसीजन थे वो जनता द्वारा लिए जाने लगे। जो वहाँ के जो मजदूर थे वो वहाँ के ज़मीनों के मालिक बन गए, और जो राष्ट्रीयता की जो भावना थी वह जागृत हो गई, और फ्रीडम, इक्वालिटी और भाईचारे का जो संदेश था वो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दिया। इस तरह से हमने आज देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच।